डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। आज अपन देखेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक। यूपीपीसीएल की जो एग्ज़ाम है उसमें चालक और अचालक और अर्धचालक में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आपके इसमें से किस प्रकार पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके क्लियर कर दूंगा, एक एक करके बता दूंगा कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आएगा। तो अपन चर्चा करते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में कि आखिरकार ये चालक, अचालक और अर्धचालक क्या है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन चालक के बारे में। किसके बारे में? चालक के बारे में। देखो, चालक का मतलब एक हिसाब से अपन कह सकते हैं वह पदार्थ जिसमें होके विद्युत धारा का प्रभाव होता हो। क्या होता हो? विद्युत धारा का प्रभाव होता हो, चालक कहलाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें होके विद्युत धारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए उसे अपन बोले चालक। क्या बोलेंगे दोस्तों? चालक। ठीक है। अब देखो, अब इसमें चालक में क्या होता है अपन के, चालक में जब आपकी विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो श्योर है कि चालक में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हो वो सारे के सारे अपन के चालक कहलाते हैं, क्योंकि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही आपकी गति करेंगे और यदि इलेक्ट्रॉन आपकी गति कर जाए तो उसे बोलेंगे अपन चालक। क्या बोलेंगे? चालक। अर्थात वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता हो या वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो सौर गति करेंगे तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि अपन के इस सृष्टि पर चाहे कोई भी धातु या अधातु हो, सब में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल और केवल धातुओं में होते हैं। यानी कि अपन के चालकों में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन चालक। अब यहां पर जो आपके चालक है, ये चालक अपन के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं चालक? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ठोस। क्या होता है? ठोस, जिसको अपन बोल सकते हैं धात्विक चालक। क्या बोल सकते हैं भाइयों? धात्विक चालक बोल सकते हैं। दूसरा अपन के गैसीय चालक। दूसरा कौन सा है? गैसीय चालक। ठीक है। और तीसरा है अपन के द्रव्य चालक। तीसरा कौन सा है? द्रव्य चालक। इसको अपन विशेष चालक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विशेष चालक है। यानी अपन के पास जो चालक उपलब्ध होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो अपन के 3 प्रकार के होते हैं। ठोस, जिसको धातु की बोलते हैं, गैस, और तीसरा है द्रव, जिसको अपन विशेष चालक भी बोलते हैं। जो अपन के ठोस चालक है, ये ठोस चालक अपन के 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ठोस चालक। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शुद्ध धातु ठोस चालक और दूसरा होता है अशुद्ध धातु ठोस चालक। पहला कौन सा होता है? शुद्ध धातु ठोस चालक और दूसरा होता है अशुद्ध धातु ठोस चालक। जो बिल्कुल शुद्ध धातु होती है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उन चालकों को तो बोलेंगे शुद्ध धातु चालक। और जिनमें कुछ धातु मिला दी जाती है, जैसे कि पीतल है। अब पीतल में आपके तांबा भी होता है, जिंक भी होता है, तो वो आपकी कौन सी धातु होगी? अशुद्ध धातु होगी। यानी 2 धातुओं को मिलाकर जो चालक बनाया जाता है उसको अशुद्ध धातु चालक बोलते हैं। यदि आपके एक ही प्रकार की धातु हो तो उसको अपन के शुद्ध धातु चालक बोलते हैं। ये दोनों की दोनों अपन के ठोस चालक या धात्विक चालक में आते हैं। अब जो ये धात्विक चालक और जो अशुद्ध और शुद्ध चालक है, इनकी अवस्था 2 होती है। कितनी अवस्था होती है? 2 अवस्था होती है। पहला होता है नंगा तार। पहला कौन सा होता है? नंगा तार। और दूसरा होता है
इंसुलेशन तार। दूसरा कौन सा होता है? इंसुलेशन तार। यानी अपन की जो शुद्ध या अशुद्ध जो धातु है उनके, अब एक बात बताओ, ये मेरे मान लीजिए तांबा है तो इसको यूं की यूं तो मैं उपयोग नहीं करूंगा भाई, इसकी कोई ना कोई आकृति तो मेरे को बनानी पड़ेगी उपयोग में करने के लिए। और ज़्यादातर धातुओं की जो आकृति बनाई जाती है वो तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तार। यानी कि धातुओं को तार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि उनका आसानी से उपयोग कर सके। तो आपकी जो ठोस धातु है, ठोस चालक है, इन ठोस चालकों को दो अवस्थाओं में रूपांतरित किया जाता है। पहला है आपके नंगा तार, दूसरा है आपके इंसुलेशन तार। नंगे तार का उपयोग ज्यादातर किया जाता है पारेषण लाइन में। किसमें करते हैं? पारेषण लाइन में नंगे तार का उपयोग किया जाता है। दूसरा अपन के इंसुलेशन तार, जो अंडरग्राउंड जो होती है आपके, यानी देखो दोस्तों, जहां पर विद्युत झटका लगने की संभावना कम होती है वहां पर नंगा तार यूज किया जाता है, और जहां पर विद्युत झटका लगने की संभावना ज्यादा होती है वहां पर अपन के इंसुलेशन तार उपयोग में लिया जाता है। तो ये ज्यादातर अपन के उपयोग में लिया जाता है अंडरग्राउंड में। किस में लिया जाता है? अंडरग्राउंड में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है अपन के चालक। तो समझ में बैठी आपके कि चालक किसे कहते हैं? एक बार फिर देख लो दोस्तों, चालक का मतलब होता है कि वह धातु या वह पदार्थ जिसमें होके आपके इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए उसको बोलते हैं अपन चालक। जैसे मान लीजिए ये अपन के पास एक पाइपलाइन है। ये क्या है अपन के पास? पाइपलाइन। इसके अंदर भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। और इस पाइपलाइन से मैं ले जाना चाहता हूं पानी अपने खेत में। कहां ले जाना चाहता हूं? खेत में। तो किसके माध्यम से लेके जाऊंगा? तो पाइप के माध्यम से लेके जाऊंगा। तो एक हिसाब से पाइप अपन के क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। यानी कि चालक वह होता है जो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यदि यहां पर पानी ले जाएगा तो पाइप चालक होगा। यहां पर कोई तार के माध्यम से अपन विद्युत धारा लेके जाएंगे तो इसका मतलब वो तार आपके चालक हो गया। अब निर्भर है कि वो तार किसका बना हुआ है, तो वो सारे के सारे अपन के चालक में आते हैं। चालक अपन के तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस या धात्विक चालक, दूसरा है गैसीय चालक, तीसरा है द्रव चालक। और जो आपके ठोस है ये दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध धातु चालक और अशुद्ध धातु चालक। और इनकी दो अवस्था होती है, नंगा तार और इंसुलेशन तार। इनके बारे में अपन एक एक करके क्लियर करेंगे और किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी अपन यहाँ पर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे समझे तो ध्यान रखना, जो चालक है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी, ध्यान रखना इस बात को, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी यानी किसी भी धातु में या किसी भी पदार्थ में आपके कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी को कहा जाता है चालकता। क्या कहा जाता है? चालकता। अब आपके किसी भी तार में कितना करंट जा रहा है, कितना आ रहा है, ये सब किस चीज पर निर्भर होता है? ये चालकता पर निर्भर होता है। अब क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि आपके धातुओं की चालकता कितनी होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? धातुओं की चालकता कितनी होती है? तो धातुओं की जो चालकता होती है, जो एक नियतांक माना गया है, वो माना गया है 10⁶ म्यू। क्या माना गया है? 10⁶ म्यू माना गया है। देखो अभी मैं ये केवल आपको बेसिक बता रहा हूं, अपन आगे अलग अलग चैप्टर आएंगे उसमें बिल्कुल क्लियरली एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। अपन केवल यहां पर बेसिक स्तर पर बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो धातु होती है, धातुओं में जो चालकता का नियत मान होता है वो कितना होता है? 10⁶ म्यू होता है। तो क्वेश्चन आपके ये पूछ सकता है कि आपकी धातुओं में चालकता का मान कितना होता है? तो चालकता का मान 10⁶ म्यू होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि प्रतिरोधक ताप गुणांक, प्रतिरोधक ताप गुणांक क्या होता है? तो देखो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रतिरोधक ताप गुणांक का मतलब है किसी भी धातु, ध्यान से सुनना भाइयों, किसी भी धातु ऑब्लिक अधातु, ध्यान रखना, किसी भी धातु ऑब्लिक अधातु का प्रतिरोध, क्या चीज? प्रतिरोध और तापमान
के संबंध को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। यानी कि किसी भी चालक या किसी भी अचालक या किसी भी अर्धचालक में उसका जो प्रतिरोध होता है और उसके प्रतिरोध के साथ उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला तापमान होता है, क्योंकि भाई देखो जब किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो शौर्य वहाँ पर आपके तापमान होगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ चलती है तो गर्म तो होती है। आप जब चल रहे हो तो आप भी गर्म होते हो नहीं होते हो? कभी दौड़ के देख लेना, वैसे चल के देख लेना। आप यदि थोड़ा सा चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि लंबा चलोगे तो आप खुद गर्म हो जाओगे। गर्म होने पर क्या होगा? पसीना निकलेगा। इसी प्रकार किसी भी तार में या किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। अब उन ताप से आपके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है, उसी को बोलते हैं अपन के ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। बैठ के समझ में। अब इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से वो आता है, वो ये आता है, कोई सी भी आपको धातु का नाम दे देगा। क्या दे देगा? किसी भी धातु का आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका ताप गुणांक होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध ताप गुणांक आपके दो प्रकार का होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है आपके धनात्मक और दूसरा होता है आपके ऋणात्मक। ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है और इसको थोड़ा यदि आपने ध्यान से देख लिया ना तो आप इससे संबंधित आए हुए हर क्वेश्चन को आसानी से हल कर दोगे। ठीक है, तो आपके प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो भाई आपके धातु है, भाई चालक की बात कर रहे हैं तो चालक एक हिसाब से धातु है ना। अब देखो जब किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण तापमान में बढ़ोतरी होगी। तापमान में क्या होगा दोस्तों? बढ़ोतरी होगी। कमी होगी या बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी होगी। तो तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो तापमान में बढ़ोतरी से प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा? तो देखो यहां पर तापमान बढ़ोतरी हुई, तो तापमान बढ़ोतरी से आपके प्रतिरोध में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। यानी तापमान आपके बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी आपके बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसी भी धातु में तापमान के बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध भी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। और यदि तापमान आपका बढ़ता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो ये तो श्योर कर लेना कि तापमान आपका बढ़ेगा ही, तापमान कम नहीं होगा। तो यदि मान लीजिए तापमान आपका बढ़ता है और प्रतिरोध आपका घटता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक होगा। तो आपके धातुओं में क्या होता है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन के चलने पर या विद्युत धारा के चलने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है और तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ प्रतिरोध में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए प्रत्येक चालक आपके धनात्मक गुणांक होते हैं। नोट कर लेना दोस्तों, प्रत्येक चालक आपके धनात्मक गुणांक होते हैं। अब दो चार चीज ऐसी है जो आपके ऋणात्मक गुणांक है, वो मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन ज्यादातर उसी में से पूछ लेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि एग्जामिनर ज्यादातर उन्हीं क्वेश्चनों को डालता है जिन क्वेश्चनों में थोड़ा शक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपके समझ में आ गई प्रतिरोध ताप गुणांक। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, वो बैठ के समझ में। अब मैं बताता हूं कि कौन सी आपके वो धातु है जो प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखो जो चालक अपन के है एक कार्बन से संबंधित एक क्वेश्चन डाला जाता है और ये कार्बन आपके सबसे ज़्यादा अपवाद का शब्द है या सबसे ज़्यादा अपवाद का पदार्थ है। तो देखो कार्बन से यदि पूछ लिया जाए कि कार्बन धातु है या अधातु है तो कार्बन आपके होती है धातु। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि कार्बन चालक है या अचालक है तो उसमें आपको जो निर्णय करना पड़ेगा वो विकल्प के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा। किसके अनुसार? विकल्प के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? यदि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कार्बन क्या है, धातु या अधातु? कार्बन क्या है, धातु या अधातु? अब यहां पर आपको दे दे तांबा, कार्बन
बेकेलाइट कोई नहीं, ठीक है, ये वाला विकल्प दे दे आपको। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में इसको नहीं करोगे, उस कंडीशन में इसको करोगे। यदि तांबे की जगह पर आपको मान लीजिए एक दे दिया जाए रबर, क्या दे दिया, रबर, कार्बन, बेकेलाइट और कोई नहीं, और आपसे पूछ लिया निम्न में धातु है, तो आपको उस कंडीशन में ये करना पड़ेगा। तो आप पहले विकल्प को देखना कि विकल्प में आखिरकार कौन कौन से आपके ऑप्शन आए हैं, उस कंडीशन पर ही आप उसको सही करना। तो ये धातु भी है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन सी अधातु है, क्या पूछ लिया, अधातु है। तो देखो भाई, अब ये आपके अधातु है दे दिया, ठीक है, इसमें दे दिया आपको तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, कोई नहीं, सोना, कार्बन, ये दे दिया आपको। अब आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन सी अधातु है, तो ये सारी की सारी आपके क्या है, सारी की सारी धातु है, और कार्बन को इस कंडीशन में आपको मानना पड़ेगा अधातु। क्या मानना पड़ेगा, अधातु, क्योंकि भाई देखो कार्बन के अंदर धात्विक गुण भी होता है और अधात्विक गुण भी होता है। कार्बन आपके चालक भी होता है, अचालक भी होता है और अर्धचालक भी होता है। अगर इसमें से प्रतिरोध गुणांक से संबंधित आपके क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि निम्न में से तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। तो सारी की सारी जो धातु होती है, सारे के सारे अपन के जो चालक होता है, उनका जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध गुणांक, प्रतिरोध गुणांक होता है धनात्मक। लेकिन कार्बन का जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो होता है अपन के ऋणात्मक। कौन सा होता है, प्रतिरोध, जो कार्बन है, कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो इस चीज को नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये कार्बन से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे अपन एक चैप्टर लेके आएंगे दोस्तों धातु अधातु का, उसमें सारी की सारी चीजें मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर केवल आपके बेसिक स्तर पर अपन चालक, अचालक और अर्धचालक की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के समझ में आपके प्रतिरोध ताप गुणांक यदि पूछेगा तो आसानी से क्लियर कर लेना। आपके एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके मैंने बताए थे कि एक दो क्वेश्चन आपके चालक, अचालक और अर्धचालक में से पूछे जाएंगे, तो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये है अपन के सारे के सारे चालक, और ये कौन से चालक है, क्योंकि चालक मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताए थे, उनके विस्तार, यानी शुद्ध धातु वाला चालक और अशुद्ध धातु वाला चालक। और ये सारे के सारे अपन के जो है ये है अपन के धात्विक चालक। कौन से चालक है, धात्विक चालक। मैंने आपको बताए थे कि आपके चालक तीन प्रकार के बताए थे, धात्विक चालक, गैसीय चालक और द्रव चालक। और धात्विक चालक मैंने आपको दो प्रकार का बताया था, शुद्ध धातु चालक और अशुद्ध धातु चालक। तो ये सारे के सारे अपन के हैं शुद्ध धातु चालक। अब इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सेम टू सेम ये ही आपके आएंगे। सबसे पहला है आपके चांदी। तो देखो सबसे पहला आपके इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है। यदि आपके पास विकल्प में ये सारे के सारे दे दे तो उस कंडीशन में आप करोगे चांदी। क्या करोगे, चांदी। यदि चांदी ना दे और बाकी ये सब दे दे तो उस कंडीशन में करोगे आप तांबा। क्या करोगे, तांबा। यदि मान लीजिए वो आपके इन दोनों को ना दे और चौथा विकल्प यदि आपके कोई नहीं देता है तो उस कंडीशन में चौथा विकल्प आपको कोई नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चालक है अपन के चांदी, ये सबसे अच्छा चालक होता है। इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है, यानी यदि इनका तापमान बढ़ाया जाए तो इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, जिसके कारण इनकी चालकता कम हो जाती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें बढ़ेगा, और वो ये बढ़ेगा कि आपके किसी भी चालक, किसी भी अचालक का, किसी भी अर्धचालक का जो प्रतिरोध फिक्स रहता है वो मानक तापमान कितना होता है। तो ध्यान रख लेना, प्रत्येक चालक का जो मानक तापमान होता है वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपके जितने भी चालक हैं उनका तापमान मानक जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन पर कोई भी परिवर्तन
नहीं आता। जैसे ही आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होता है वैसे ही इनके तापमान प्रतिरोध गुणांक में परिवर्तन आ जाता है। तो ये आपके धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है और इनकी जो प्रतिरोधकता है, अब यहाँ पर थोड़ा प्रतिरोधकता के बारे में मैं बता देता हूँ, आगे अपन और चर्चा करेंगे। प्रतिरोधकता का मतलब ये है कोई भी चालक जिसकी लंबाई 1 सेमी हो, जिसकी लंबाई क्या हो 1 सेमी हो और 1 वर्ग सेमी ही उसका कटाक क्षेत्रफल हो, यानी उसका टुकड़ा, कहने का मतलब ये है 1 सेमी लंबा छोटा सा टुकड़ा, उसके अंदर करंट यदि अपन प्रवाहित करें तो उसके द्वारा किया गया प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम सेमी होता है। क्या होता है प्रतिरोधकता का मात्रक? ओम सेमी होता है। इसकी चर्चा अपन ओम का नियम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? 1.6 × 10⁶ प्रतिरोधकता जो आपकी पूछेगा एग्जामिनर वो ज्यादातर इन दोनों की पूछता है, क्योंकि इससे संबंधित 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यदि वो प्रतिरोधकता पूछेगा तो या तो चांदी की पूछेगा या तांबे की पूछेगा। तो प्रतिरोधकता इसकी कितनी होती है? 1.6 × 10⁶ ओम सेमी होती है। उपयोग के बारे में पूछेगा तो चांदी का उपयोग अपन वहां पर करते हैं जहां पर अपन को इंपोर्टेंटली अधिक मात्रा में करंट लेने की आवश्यकता हो, जैसे किसी के भी कार्बन ब्रोसो पे इसका उपयोग कर सकते हैं, या किसी पर भी पुश बटन है, या आपके जो टर्मिनल होते हैं, रिले के जो कॉन्टेक्टर होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। दूसरा अपन के पास तांबा। अब तांबे का जो उपयोग करते हैं वर्तमान में सबसे ज़्यादा विद्युत विभाग के अंदर, रेलवे के अंदर उपयोग में आने वाला चालक आपके तांबा है। यानी आप ये कह सकते हो वर्तमान में आपके 70% उपयोग तांबे का किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि व्यापारिक स्तर पर सबसे ज़्यादा उपयोग किस चालक का किया जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग आपके तांबे का किया जा रहा है। तांबा अपन के जो है उपयोग में 2 प्रकार से आ रहा है। कितने प्रकार से आ रहा है? 2 प्रकार से आ रहा है। एक तो आ रहा है कर्षित कठोर तांबा। कर्षित कठोर तांबा ये ज्यादातर आपके रेलवे के अंदर उपयोग में लिया जाता है। कहां पर लिया जाता है? रेलवे के अंदर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेलवे के अंदर उपयोग में लिया जाने वाला तांबा कौन सा होता है? तो वो होता है कर्षित कठोर तांबा। दूसरा क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि तांबे को कर्षित करने के लिए, यानी कि कर्षित कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है कैडमियम। क्या मिलाया जाता है? कैडमियम मिलाया जाता है। तो कैडमियम मिलाने से क्या है? तांबे में थोड़ी कठोरता आ जाती है। अब इसका जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो क्या होता है? तो भाई तांबा है, ठीक है, चाहे वो कर्षित कठोर हो या अलंकृत हो, ठीक है, उन सबका जो तापमान प्रतिरोध गुणांक होगा वो होगा धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। इसके बाद इसका प्रतिरोधकता क्या होगी? तो प्रतिरोधकता होगी 1.7 × 10⁻⁻6। ये दोनों को आप नोट कर लेना दोस्तों, ये आपके 100 में से 100% ये दोनों में से ही पूछता है वो क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों की प्रतिरोधकता से संबंधित, इनकी प्रतिरोधकता से उसका कोई भी वास्ता नहीं है, केवल इन दोनों में वो पूछता है। ठीक है, तो आगे आपके समझ में। तो ये जो तांबा है ये आपके 2 प्रकार से उपयोग में लिया। एक तो लिया कर्षित कठोर तांबा और दूसरा लिया अनिलीकृत तांबा। कौन सा लिया? अनिलीकृत तांबा, जिसको अपन एक हिसाब से क्या बोल सकते हैं? एक हिसाब से बाइंडिंग तांबा भी बोल सकते हैं। तो आपका जो तांबा है, तांबे को अपन के इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 प्रकार से उपयोग में लिया। एक तो कर्षित कठोर तांबा जिसका उपयोग ज़्यादातर रेलवे में करते हैं और इसको कठोर करने के लिए कैडमियम मिलाया जाता है। दूसरा है अपन का अलंकृत तांबा। ये तांबा अपन के ज़्यादातर बाइंडिंग में उपयोग किया जाता है। ये आपके सबसे शुद्ध तांबा होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे शुद्ध तांबा कौन सा होता है, तो सबसे शुद्ध तांबा जो होता है वो अनिलीकृत तांबा होता है जिसका उपयोग बाइंडिंग में किया जाता है। रेलवे की OHE जो होती है, OHE को मतलब जो ऊपर से जो वायर जा रहा है ना रेल को चलाने के लिए, उसमें कौन सा तांबा उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है कर्षित कठोर तांबा। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत है आपकी?
तीसरा है आपके एल्यूमिनियम। तो देखो दोस्तों, अब तांबा भी अपन के थोड़ा महंगा है ना, और चांदी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अब यदि आपको कम दूरी के लिए कोई सप्लाई पहुंचानी हो या आपको निम्न खपत पर कोई सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचानी हो, तो वहां पर आप प्रयोग करते हो एल्यूमिनियम। क्या प्रयोग करते हो? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है वो चांदी की अपेक्षा 48% कम होती है। चांदी की अपेक्षा 48% कम होती है। किसकी? एल्यूमिनियम की चालकता। लेकिन सस्ता होने के कारण इसका उपयोग अपन ज़्यादातर पारेषण व संचारण में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो क्या होता है? धनात्मक। यानी ये तो आप बिल्कुल फिक्स कर लेना दोस्तों, कोई सी भी आपके पास चालक वो पूछे और आपसे प्रतिरोध ताप गुणांक पूछे तो सबका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। केवल किस कंडीशन में? धात्विक चालक में। धात्विक का मतलब शुद्ध जो चालक है, उन शुद्ध चालकों में कोई भी पूछेगा तो उनका प्रतिरोध ताप गुणांक आपको धनात्मक ही करना है। ठीक है, उपयोग कहां पर करते हैं इसका? तो पारेषण में वितरण लाइन में करते हैं। किसका? एल्यूमिनियम का। दूसरा है लोहा या इस्पात। अब लोहा जो इस्पात है तो आपको पता है कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो तांबे से 8 गुना अधिक होती है। कितनी होती है? तांबे से 8 गुना अधिक होती है इसकी प्रतिरोधकता। उसके बावजूद भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कहां पर करते हैं इसका उपयोग? तो इसका उपयोग टेलीफोन लाइन में करते हैं और आरसी में करते हैं। आरसी जो है अपन के वो रेलवे से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है, जिसको अपन बोलते हैं रिटर्न कंडक्टर। क्या बोलते हैं? रिटर्न कंडक्टर। यानी कि जो अपन के रेलवे के अंदर जो पटरी है ना दोस्तों, पटरी, तो पटरी किसकी बनी हुई है पता है आपको? पटरी लोहा या इस्पात की बनी हुई है। तो उसमें क्या होता है, एक तार आपका रेलवे के ऊपर गया, दूसरा तार आपके कहां पर आया? पटरी पर आ गया। तो पटरी के माध्यम से आपके वो वापस कहां पर पहुंच जाता है? वो वापस वहीं पर पहुंच जाता है जहां से आपकी सप्लाई आई। तो यहां पर आपके जो आरसी यानी कि रिटर्न कंडक्टर का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है अपन का लोहा या इस्पात। दूसरा, टेलीफोन लाइन में इसका उपयोग क्यों करते हैं? टेलीफोन लाइन में इसका उपयोग इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें ध्वनि की जो गति होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए टेलीफोन लाइन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। पांचवा अपन के पास टिन। तो देखो दोस्तों, टिन एक बहुत ही मुलायम है, ध्यान रखना। और ये क्या है, इसका जो तापमान होता है, जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। और धातु है, धातु है तो इसका तापमान प्रतिरोध गुणांक क्या होगा? धनात्मक होगा। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी? 4.6 × 10⁻⁶ ओम होगी। इसका उपयोग कहां पर करेंगे? फ्यूज या सोल्डरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आपके पास सीसा। सीसा भी धनात्मक होता है। ठीक है, और उपयोग कहां पर करते हैं? तो बैटरी के जो कनेक्टर होते हैं, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं या बैटरी की जो प्लेटें होती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तथा टिन के साथ सोल्डरिंग बनाने में, टिन के साथ सोल्डर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोई दिक्कत है दोस्तों? इनके अलावा आपके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है सारे के सारे अपन के धात्विक चालक। दूसरा जो अपन के धात्विक चालक है, तो पहले धात्विक चालक शुद्ध चालक था। अब दूसरा जो अपन का धात्विक चालक है वो है अशुद्ध धात्विक चालक। अशुद्ध धात्विक चालक का मतलब है कि जिसमें अपन के मूल धातु के साथ साथ कोई दूसरी धातु भी मिलाकर जो चालक का निर्माण किया वो कहलाता है अपन के अशुद्ध चालक। तो अशुद्ध चालक में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछेगा, यानी कि कोई भी आपको धातु का नाम दे देगा, कोई भी आपके शुद्ध अशुद्ध चालक का नाम दे देगा और उसमें ये पूछेगा कि ये किस किस धातु से मिलकर बना है। तो ये आप बिल्कुल डिक्लेयर कर लेना दोस्तों, बिल्कुल फिक्स कर लेना कि इसमें से जो मोस्ट आपके जो क्वेश्चन पूछता है वो मोस्ट क्वेश्चन आपके मिश्रण से संबंधित पूछता है। जैसे अब फर्स्ट है आपके पीतल। तो पीतल आपके किस किस का मिश्रण है? तो ये तांबा और जिंक का मिश्रण है। अब इसका उपयोग कहां पर करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं जो आपके विद्युत सामग्री होती है, विद्युत सामग्री के टर्मिनल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ठीक है, दूसरा है आपके पास यूरेका। दूसरा क्या है? यूरेका। देखो दोस्तों, ये आपके यूरेका जो है ये एक हिसाब से चालक तो है
क्या है, चालक है, लेकिन इसमें करंट को सीमित करने के लिए और अशुद्धियां मिलाई जाती है। तो एक हिसाब से इसका उपयोग अपन प्रतिरोध के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, प्रतिरोध के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी देखो दोस्तों, ये केवल बेसिक है। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालक, चालकता, इनके बारे में एक एक कड़ी कड़ी खोल के अपन आगे पढ़ेंगे। जो अपन के चैप्टर आएंगे एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी, उसमें आप के बिल्कुल दोस्तों ये ध्यान रख लेना कि देखो ये जरूर है दोस्तों कि थोड़ा 2-4 दिन से रेगुलर क्लास नहीं हो रही है, लेकिन रेगुलर क्लास होगी तो बिल्कुल मैं इस बात की गारंटी कह सकता हूं दोस्तों कि बिल्कुल टेक्निकल आपके टपोरुआ पर हो जाएगी, यानी टेक्निकल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये मान के चलना, आप कोई माइकल लाल नहीं होगा जो आपको रोक सकेगा, ध्यान रख लेना। बस आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे रहे, शांतिपूर्वक देखे, शांतिपूर्वक समझे, जो भी चीज समझ में नहीं आती वो कमेंट करके बताए। ठीक है दोस्तों, दूसरा अपन के पास यूरेका। तो यूरेका में 40% निकेल होता है और 60% तांबा होता है। ये क्वेश्चनों को आप बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन ये क्लियर कर दूंगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा, नहीं इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपके आएगा ही नहीं। एक एक क्वेश्चन क्लियर करके बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यह है आपकी यूरेका। यूरेका में 40% निकेल होता है और 60% तांबा होता है। इसका उपयोग अपन करते हैं स्टार्टर या फील्ड रेगुलेटर। फील्ड रेगुलेटर आपके दो प्रकार के होते हैं, धारा को रेगुलेट करने के लिए और वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। तो यहां पर केवल फील्ड रेगुलेट है, तो फील्ड रेगुलेट है तो इसका मतलब ये केवल धारा को रेगुलेट कर रहा है। तो आपके जो यूरेका है, यूरेका का उपयोग अपन स्टार्टर में करते हैं या फिर फील्ड प्रतिरोध के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो भी आपके धनात्मक होता है। ठीक है, तीसरा है आपके पास मैग्नीन। इसको नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि सबका तापमान प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है लेकिन इसका तापमान प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है। तो इसको नोट कर लेना। तो यह आपके 3 धातुओं से मिलकर बना होता है। कितनी धातुओं से, 3 धातुओं से। 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकिल। और उपयोग कहां पर करते हैं, तो मानक प्रतिरोध बनाने के लिए, यानी फिक्स मान का प्रतिरोध बनाने के लिए अपन मैग्नीन का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और तापमान प्रतिरोध गुणांक क्या होता है, तो तापमान प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है। चौथा है अपन के पास नाइक्रोम। नाइक्रोम में 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है। ज्यादातर अपन के जो हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं, चाहे वो विद्युत केतली हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो आपके भट्टी हो, उन सब में जो हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बनाए जाते हैं, जिनमें अपन के 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम होता है और इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है। तो ये थी आपके चारों की चारों अशुद्ध धातुएं, या आपके ये कह सकते हो कि ये अपन के धात्विक चालक थे। लेकिन कौन से धात्विक चालक थे, अशुद्ध धात्विक चालक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया धात्विक चालक। और दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा बताया था मैंने आपको गैस वाला। कौन सा बताया था, दूसरा बताया था बस गैसीय चालक। अर्थात यदि जो गैस होती है उन गैसों में होकर विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो वो अपन के गैसीय चालक कहलाते हैं। अब गैसीय चालक में से जो आपके क्वेश्चन पूछेगा वो बिल्कुल ये पूछ सकता है आपके पास, क्योंकि देखो भाई, पहली बात तो कोई सी भी गैस अपन के चालक नहीं होती है, लेकिन बहुत सी गैस ऐसी होती है जो विद्युत की चालक होती है। जैसे कि हीलियम गैस। हीलियम गैस अपन की क्या है, हीलियम गैस अपन की विद्युत की चालक है। आर्गन गैस, आर्गन गैस क्या है, आर्गन गैस अपन के विद्युत की चालक है। और इन दोनों का जो मिश्रण है, अर्थात सोडियम वाष्प, कौन सी, सोडियम वाष्प, ये सोडियम वाष्प भी अपन की विद्युत की चालक है। तो आपसे क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी गैस विद्युत की चालक होती है। चौथा जो विकल्प आपको देगा वो देगा कोई नहीं, क्योंकि देखो भाइयों, आपको अच्छी तरह पता है कि ज्यादातर गैस विद्युत की अचालक होती है। तो वो पूछेगा कि कौन सी गैस विद्युत की चालक है, तो या तो वो हीलियम देगा या आर्गन देगा या देगा वो सोडियम की वाष्प। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों अपन के विद्युत की चालक गैसें है। अब कमेंट करके मेरे को ये बताना दोस्तों, हाइड्रोजन गैस विद्युत की चालक है या अचालक है। ठीक है,
दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या पूछा जाएगा? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो श्योर कर लेना दोस्तों, गैस जो अपन की चालक गैस है उन चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक अपन के ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है। अर्थात यदि इन गैसों को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर इनका रेजिस्टेंस कम होता है। इसीलिए इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं? जो अपन के बल्ब होते हैं ना, लाइट के लिए इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनमें लगे होते हैं आपके हीटिंग एलिमेंट। देखो भाई, ये अपन की मान लीजिए लाइट है, यहाँ पर आपके हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं। तो जब हीटिंग एलिमेंट होंगे गर्म, हीटिंग एलिमेंट क्या होंगे? गर्म। इसके अंदर भरी हुई है गैस। क्या भरी हुई है इसके अंदर? गैस। जब ये दोनों गर्म होंगे तो श्योर है गैस भी अपन की क्या होगी? गर्म होगी। और जब आपके गैस गर्म होगी तो इनके जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव है वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं? बल्ब में इनका उपयोग करते हैं। इनके अलावा में से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी अपन के दूसरे नंबर की गैसीय चालक। ठीक है, तीसरे नंबर का अपन ने बताया था, तीसरे नंबर का कौन सा बताया था? तीसरे नंबर का बताया था मैंने द्रव चालक। तीसरे नंबर का कौन सा बताया था? तीसरे नंबर का बताया था द्रव चालक। अब द्रव चालक यानी कि वह द्रव जिसमें होके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता हो या वह द्रव जिसमें से विद्युत धारा चलती हो तो वो कहलाता है द्रव चालक। और द्रव चालक अपन के जो है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नाम पता है? किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अर्थात जिसमें अपन के विद्युत का अपघटन किया जाता है वो अपन के कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो जिसमें अपन के H2SO4, क्या H2SO4 यानी तनुगंधक का अम्ल से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आपके बनाए जाते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो आपके तेजाब होता है, तेजाब से जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट बनाए जाते हैं वो सारे की सारे इलेक्ट्रोलाइट चालक होते हैं। वो कौन से चालक होते हैं? वो होते हैं आपके द्रव चालक। कौन से चालक होते हैं? द्रव चालक होते हैं। अब यहाँ पर भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर आपके इससे संबंधित प्रतिरोध ताप गुणांक से क्वेश्चन आएगा तो वो आपको विकल्प में देगा, इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। अब यहां पर आपको विकल्प में वो धनात्मक ऋणात्मक नहीं देगा, ध्यान से देख लेना। वो आपको कोष्टक में धनात्मक और ऋणात्मक नहीं देगा, विकल्प में वो आपको धनात्मक ऋणात्मक नहीं देगा। वो आपको देगा निम्न, अधिक, शून्य, कोई नहीं। अगर आपका द्रव चालक से संबंधित ताप प्रतिरोध गुणांक का क्वेश्चन यदि आएगा तो वो आपको धनात्मक या ऋणात्मक नहीं देगा, वो या तो देगा निम्न, या देगा अधिक, या देगा शून्य, या देगा कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके द्रव चालक का प्रतिरोध जो गुणांक होता है वो होता है निम्न, लेकिन अपन ऋणात्मक उसको नहीं कह सकते हैं। यानी आपके प्रतिरोध परिवर्तित तो होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए उसको बोलेंगे निम्न। तो यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो वो आपके ये बनेगा। तो ये थे अपन के 3 प्रकार के चालक, धात्विक चालक, गैसीय चालक और द्रव चालक। इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं अचालक। दूसरा कौन सा है? अचालक। अचालक देखो दोस्तों, अचालक या कुचालक। अब देखो, अचालक का मतलब तो है कि जो चालक ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो चालक नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब है चालक तो है परंतु बुरा है। यानी कि चालक तो वो है परंतु वो अच्छा चालक नहीं है। कु का मतलब होता है बुरा, तो चालक तो है लेकिन वो बुरा चालक है। तो कुचालक और अचालक ये दोनों की दोनों अपन के एक ही शब्द है, चाहे उसे अचालक बोल दे चाहे अपन कुचालक बोल दे, दोनों की दोनों एक ही है। लेकिन अगर अपन अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा अचालक, जो चालक नहीं है
जो चालक नहीं है, अर्थात जिसमें होके इलेक्ट्रॉन आपके बह ही नहीं सकते, वो अपन के होता है अचालक। और कुचालक किसे कहेंगे? जिसमें आपके चालक तो है परंतु अच्छा चालक नहीं है, यानी कि बुरा चालक है, वो है आपके कुचालक। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या अचालकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? भाई जो आपके अचालक या कुचालक दोनों एक ही है दोस्तों। मैंने समझाने के उद्देश्य से आपको कुचालक लिखा था, क्यों? क्योंकि मैं आपको कुचालक में भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, आपके जो अचालक और कुचालक है, क्या इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है? तो दोस्तों, आपके जो अचालक होते हैं, अचालकों की परमाणु संरचना आपके इस प्रकार की होती है कि उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता, उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। लेकिन अब देखो दोस्तों, एक साइकिल लीजिए, क्या लीजिए? साइकिल, ठीक है। और एक आपके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब आपको पता है साइकिल भी आप जानते हो और मोटरसाइकिल भी जो आप जानते हो, ठीक है। अब मान लीजिए साइकिल में एक बच्चे ने धक्का लगाया। किसने धक्का लगाया? बच्चे ने धक्का लगाया, ठीक है। और एक मोटरसाइकिल में बच्चे ने धक्का लगाया। किसने धक्का लगाया? बच्चे ने धक्का लगाया। तो बताओ दोनों में से कौन गति करेगा? तो भाई जिसमें कम बल लगाने की आवश्यकता होगी वो गति कर जाएगा। तो इसका मतलब साइकिल आपके गतिमान हो जाएगी, मोटरसाइकिल आपके गतिमान नहीं होगी, ठीक है। अब मान लीजिए एक आदमी ने साइकिल में धक्का लगाया, यानी कि एक हष्टपुष्ट आदमी है, ठीक है, उसने साइकिल में धक्का लगाया और एक हष्टपुष्ट आदमी ने मोटरसाइकिल में धक्का लगाया। तो ये आपकी तीव्रता से चलेगी और ये आपकी धीरे धीरे सरकेगी। इसी प्रकार अपन के चालक और अचालक है। यदि उनमें अपन बल लगाते हैं कम, तो चालक के इलेक्ट्रॉन तो गतिमान हो जाते हैं, लेकिन अचालक के इलेक्ट्रॉन गतिमान नहीं होते। लेकिन उनमें यदि अपन बल की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी बल लगा देते हैं ज़्यादा, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी गतिमान हो जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं? तो देखो, आपके जो परमाणु की बाह्य कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। भाई परमाणु की जो बाह्य कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो सौर उसमें धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपन के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो यदि बल की अपन वैल्यू बढ़ा देंगे, तो बल की वैल्यू बढ़ाने पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो गति करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। और यदि आपके ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो वह वस्तु को पूर्ण रूप से भस्म कर देंगे। कभी कभी आपने लकड़ी में भी विद्युत धारा का प्रवाह देखा होगा, कभी कभी आपने प्लास्टिक में भी विद्युत धारा का प्रवाह देखा होगा। देखो, मान लीजिए ये मेरी लकड़ी है और इस लकड़ी को मैं 240 वोल्टेज पर यूज कर रहा हूँ। अब यदि इसे मैं 33 kV पर यूज करूँ तो कमेंट करके मेरे को बताना कि ये लकड़ी जलेगी या नहीं जलेगी। अगर जलेगी तो क्यों जलेगी और नहीं जलेगी तो क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि देखो दोस्तों, भाई इनकी जो परमाणु की संरचना होती है वो बहुत ही कठिन होती है। इनकी संरचना इस प्रकार होती है कि इनकी जो बाह्य कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब इनकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, लेकिन इनसे अगली कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यदि गतिमान हो जाएंगे तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा तो ये वस्तु आपके जल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ही ज़्यादा अधिकता होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी समझ में बैठ गया कि किस कंडीशन में आपके अचालकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा और किस प्रकार अचालकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। क्यों इनको अचालक बोलते हैं, क्यों इनको कुचालक बोलते हैं। बैठ गई ना समझ में? अब देखो दोस्तों, एक चीज और, आपके जो अचालक होते हैं, ये आपके क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, ध्यान रख लेना। जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपके आने वाला है। अब देखो,
जो अचालक होते हैं, अचालकों में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाला जो बल होता है वो होता है अपन के वोल्ट होता है, चालक में भी वोल्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं लगाऊं 240 वोल्ट या मैं लगाऊं 450 वोल्ट या मैं लगाऊं 650 वोल्ट, तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि अचालक जलेगा या नहीं जलेगा, या अचालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे या नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में नहीं होंगे। तो इसका मतलब अचालकों की जो स्ट्रेंथ होती है, अचालकों की जो क्षमता होती है, तो क्वेश्चन आपके ये आएगा कि अचालकों की क्षमता किस में मापी जाती है। तो अचालकों की क्षमता मापी जाती है किलो वोल्ट में। किस में मापी जाती है? किलो वोल्ट में। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब यहां पर देख लेना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकता है। यदि वो आपसे पूछे कि अचालकों की क्षमता किस में मापी जाती है, तो अचालकों की क्षमता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में नापी जाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है अचालकों में धारा वहन क्षमता। इसका मतलब होता है अचालकों में धारा वहन क्षमता। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अचालकों में धारा वहन क्षमता, अर्थात कोई भी अचालक कितनी धारा को सहन कर सकते हैं। और धारा को सहन करने के लिए अपन के पास बल का होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए बल लगाया अपन ने कम तो वो उस धारा को आसानी से सहन कर देगा, बल लगाया ज़्यादा तो वो आसानी से सहन नहीं करेगा। तो आपके जो धारा वहन क्षमता होती है वो बल पर निर्भर होती है। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, वो ये पूछेगा अचालकों की क्षमता किस में मापी जाती है। तो अचालकों की क्षमता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में मापी जाती है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या है? किलो वोल्ट प्रति mm। क्या होता है? किलो वोल्ट प्रति mm। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना दोस्तों कि अचालकों की क्षमता किलो वोल्ट प्रति mm में मापी जाती है, जिसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है अचालकों की धारा वहन क्षमता। तो बैठ गई दोस्तों समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पर? सारे अचालक पदार्थ, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से अपन के अचालक पदार्थ हैं। इन अचालक पदार्थों में से केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन। एग्जामिनर केवल इनमें से आपसे या तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछेगा या पूछेगा उपयोग। और यदि आपसे प्रतिरोध ताप गुणांक पूछे तो ये आप फिक्स कर लेना दोस्तों कि सारे की सारे अचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये बिल्कुल फिक्स कर लेना दोस्तों। देखो, चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक, अचालकों का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है ऋणात्मक। और जो कोई एक दो जो चालक या अचालक है उनको मैंने बता दिया था कि किस किस का ऋणात्मक होगा, किस किस का धनात्मक होगा। तो इससे संबंधित आपके मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन वो करेगा। यदि तीसरा वो ये क्वेश्चन करेगा तो इसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना दोस्तों कि प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है अचालकों का। ठीक है, तो एक एक देखते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में भी केवल 3 पूछेगा। वो कितने पूछेगा? 3। फर्स्ट वो पूछेगा अवरक का। फर्स्ट किसका पूछेगा? अवरक का। दूसरा पूछेगा वो पोर्सिलिन का। दूसरा किसका पूछेगा? पोर्सिलिन का। और तीसरा पूछेगा वो हवा का। ज्यादातर आपके ये 3 वो पूछता है, लेकिन आप 3 की जगह पर याद करना 5। कितने करोगे? 5। अवरक का करना, वल्केनिक रबर का करना, लकड़ी का करना, ये पांचों की पांचें अपन को याद करने हैं। अबरक का, वल्केनिक रबर का, पोर्सिलिन का, हवा का और लकड़ी का। ये पांचों में से अपन के जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आएगी। तो ये पांचों की पांचों आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। और मैंने आपको बता दिया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं अपन के दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अवरक की। तो अवरक आप अच्छी तरह जानते हो, अवरक एक खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ का मतलब ये है कि उसे खोदकर जमीन से निकाला जाता है। ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि अवरक पदार्थ है, खनिज पदार्थ या कृत्रिम पदार्थ या कृत्रिम रासायनिक, तो उसमें आप करोगे
क्या करोगे उसमें करोगे प्राकृतिक पदार्थ या खनिज पदार्थ। तो अभ्रक आपके खनिज पदार्थ है। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 20 से 60 kb प्रति mm। कितनी होती है? 20 से 60 kb प्रति mm होती है। और इससे संबंधित आपके वो क्वेश्चन इसलिए करता है क्योंकि आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है अभ्रक की। किसकी होती है? अभ्रक की। और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं प्रेस या दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का मतलब कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं तो दो सेगमेंटों को पृथक रखने के लिए, यानी भाई जो सेगमेंट आपके इस प्रकार के होते हैं तो इसको बीच में जो उपयोग में लिया जाता है वो आपके अभ्रक उपयोग में लिया जाता है। और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अब इसमें दूसरा जो है आपके वो पूछ सकता है माइकानाइट कि माइकानाइट क्या है। तो दोस्तों जो आपके अभ्रक है ये मुख्य रूप से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है। इससे अधिक पर यह कार्य नहीं करता, इससे अधिक पर यह जल जाता है। तो इसको और अधिक टेम्परेचर बनाने के लिए माइका में रेजिन और सेलक क्या मिलाए जाते हैं? रेजिन और सेलक मिलाए जाते हैं, जिससे इनका टेम्परेचर बढ़कर हो जाता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपसे पूछ ले कि खनिज जो अभ्रक होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो खनिज अभ्रक का टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसमें जब अपन रेजिन और सेलक जब मिलाते हैं तो वो बन जाता है माइकानाइट। और माइकानाइट जो होता है वो एक मुलायम पदार्थ बन जाता है, मुलायम एक हिसाब से कागज की परत बन जाती है। और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका उपयोग ज्यादातर अपन तापन भट्टी में करते हैं। तापन भट्टी का मतलब यह है जहां पर अपन के विद्युत से धातुओं का शोधन किया जाता है या विद्युत से धातुओं को गर्म करके पिघलाया जाता है, वहां पर अपन माइकानाइट का उपयोग करते हैं। तो कोई दिक्कत है दोस्तों आपको अभ्रक में? दूसरा है बल्केनित रबर। बल्केनित रबर आपके क्या है? ये एक रासायनिक रबर है, यानी जो अपन के साधारण रबर होता है, जो पेड़ों से अपन को जो रबर मिलता है, उस रबर में 1 से 5% गंधक मिला दी जाती है। गंधक बोले तो सल्फर। क्या? सल्फर। तो 1 से 5% साधारण रबर में गंधक मिलाकर बल्केनित रबर तैयार किया जाता है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? इसकी होती है 30 से 50 kb प्रति mm। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग कहां पर करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं HT दस्ताने। HT का मतलब जो हाई टेंशन वोल्टेज होती है, यानी कि आपके 11 kV से ऊपर की जितनी भी वोल्टेज होती है उनके दस्ताने बनाने के लिए बल्केनित रबर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है अपन के लेथराइट। लेथराइट का जो अपन के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 12 से 17 kb प्रति mm। और उपयोग कहां पर करते हैं? तो जो अपन के आर्मेचर या स्टेटर होता है उनके अंदर जो खांचे बने होते हैं, तो दोस्तों यदि अपन वहां पर बिना कोई अचालक डाले हुए उनमें बाइंडिंग स्थापित कर देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए उन खांचों में पहले एक पेपर स्थापित किया जाता है, उस पेपर को बोलते हैं लेथराइट पेपर या लेथराइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं बाइंडिंग के स्लॉट में। कहां पर करते हैं? बाइंडिंग के स्लॉट में। अगला है बार्निश। अब बार्निश क्या है दोस्तों? तो बार्निश मुख्य रूप से जो बनाया जाता है वो शुष्क ऑयल। कौन सा ऑयल? यानी कि जो ड्राई ऑयल होता है, शुष्क ऑयल होता है। शुष्क ऑयल में रेजिन और सेलक मिलाकर इसको बनाया जाता है। रेजिन, सेलक और जो अपन के आपने देखो कभी भी आपने पेंट किया है तो एक बात बताओ दोस्तों, जब आप मार्केट से कोई पेंट लाते हो तो उसमें क्या मिलाते हो बताओ? तो उसमें अपन यदि मिट्टी का तेल है अपन के पास, जिसको अपन कड़ा तेल बोलते हैं, वो मिला देते हैं। और वो नहीं है तो अपन मार्केट से एक बोतल लाते हैं जिसको बोलते हैं थिनर। क्या बोलते हैं? थिनर। तो थिनर का कार्य क्या होता है? थिनर का कार्य होता है कि जो आपके जो पेंट है उसको वो उसी कंडीशन में रखे, अर्थात लचीला रखे। क्या रखे? लचीला। तो आपके जो बार्निश तैयार की जाती है, बार्निश में भी थिनर मिलाई जाती है। तो थिनर से ये क्या है? लचीलापन रहता है, यानी कि थोड़ा फैला हुआ रहता है। तो फैला हुआ रहेगा तो उसे जहां पर भी डालोगे वहां आसानी से वो फैल जाएगा। तो बार्निश का जो अपन के
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 2 से 3 केबी। कितनी होती है? 2 से 3 केबी होती है। उपयोग कहां पर करते हैं? तो जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग के ऊपर इसको फैला दिया जाता है ताकि बाइंडिंग के ऊपर अचालक परत पैदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला है आपके पोर्सलिन। अब देखो यहां पर जो पोर्सलिन है, यदि यहां पर के पोर्सलिन आए तो पोर्सलिन में आप करोगे 9 से 12 केबी प्रति एमएम। अब देखो पोर्सलिन और चीनी मिट्टी दोनों एक ही है, लेकिन दोस्तों पोर्सलिन का जो निर्माण हुआ है वो चीनी मिट्टी और अग्नि सह मिट्टी, 2 मिट्टियों से हुआ है। एक तो चीनी मिट्टी से हुआ है और अग्नि सह मिट्टी। चीनी मिट्टी जो होती है वो होती है 80% और जो अपन के अग्नि सह मिट्टी होती है ये विशेष प्रकार की मिट्टी है दोस्तों। ठीक है, तो जो अपन की अग्नि सह मिट्टी होती है ये होती है 20%। तो 80% चीनी मिट्टी होने के कारण पोर्सलिन को चीनी मिट्टी कहा जाता है। लेकिन अगर वो केवल चीनी मिट्टी के बारे में पूछे तो चीनी मिट्टी में आपको करना पड़ेगा 8 से 12 केबी प्रति एमएम, और यदि वो केवल पोर्सलिन का पूछे तो पोर्सलिन का करना पड़ेगा 9 से 20 केबी प्रति एमएम। ठीक है दोस्तों, अगर वो पूछे कि पोर्सलिन बनाई जाती है तो पोर्सलिन बनाई जाती है चीनी मिट्टी और अग्नि सह मिट्टी से। चीनी मिट्टी 80% होती है और अग्नि सह मिट्टी 20% होती है। ठीक है दोस्तों, उपयोग कहां पर करते हैं? तो आइसोलेटर। देखो दोस्तों आइसोलेटर या इसको बोलते हैं पीआई। क्या बोलते हैं? पीआई, पोस्ट आइसोलेटर। जो आपके चीनी मिट्टी के जो एचटी लाइन होती है, जो हाई टेंशन लाइन होती है, उन हाई टेंशन लाइन में जो अपन के वायरों को सपोर्ट देने के लिए जो स्थापित की जाती है वो अपन के पोर्सलिन होती है। दूसरा, जो अपन के आईएसआई का जब निर्माण हुआ था उससे पहले जो सॉकेट और होल्डर बनाए जाते थे वो पोर्सलिन के बनाए जाते थे, जो ज्यादातर बोर्ड की सतह पर स्थापित किए जाते हैं। तो इनका उपयोग आइसोलेटर या पीआई के लिए, पीआई की फुल फॉर्म है पोस्ट आइसोलेटर, यानी कि तार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला। ठीक है, और सॉकेट और होल्डर जो पहले चीनी मिट्टी के बने होते थे तो उनमें अपन के पोर्सलिन का उपयोग करते हैं। अगला है आपके पास हवा। अब हवा का ध्यान रख लेना, ये अपन की सबसे अच्छी इसको अचालक मानते हैं, सबसे सस्ता अचालक होता है, लेकिन अब इसको अपन कहीं पर कैद नहीं कर सकते तो इसलिए इसका उपयोग मुख्यतः पारेषण में करते हैं। पारेषण में आपने देखे होंगे कि 2-3 लाइनें जाती है, यदि ये लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाए तो आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपस में। यदि ये मिल जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इन लाइनों के बीच में एयर होती है। क्या होती है? एयर, जो किसका काम करती है? जो आपके अचालक का काम करती है। तो हवा का उपयोग पारेषण लाइन में 2 तारों को पृथक रखने के लिए किया जाता है। और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 1.5/3.2 केबी प्रति एमएम होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है अपन के पास लकड़ी। आपको पता है लकड़ी तो आप सभी जानते हो, लकड़ी का उपयोग अपन के इलेक्ट्रिकल में कहां पर करते हैं? तो जो सॉकेट बनाए जाते हैं, बोर्ड बनाए जाते हैं और जो अपन के ट्रांसफार्मरों में गुट्टे डाले जाते हैं वो सारे की सारे अपन के लकड़ी के होते हैं। और लकड़ी की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो इससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? लकड़ी की होगी। कितनी होगी? 0.4 से 0.6 केबी प्रति एमएम होती है। और उपयोग कहां पर करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे अपन के अचालक पदार्थ है। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनर जो पूछेगा वो मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से पूछ सकता है और दूसरा उपयोग से पूछ सकता है। और ये तो आपके माइंड में छप जाना चाहिए, आपके मुख्य रूप से इसमें से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके इसमें से पूछा जाता है तापमान के अनुसार अचालक। तो एक ई बाबा फाड़ू है,
ये ध्यान से देख लेना दोस्तों, इससे संबंधित आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट एकदम बढ़िया ट्रिक है करते, बस अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर लगाना है आपको। यार यार एक ई बाबा फाड़ू है। यार का पहला वर्ड लोगे बाई, एक का पहला वर्ड लोगे ए, ई का पहला वर्ड ई, बी का पहला वर्ड बी, एफ का पहला, फाड़ू का पहला वर्ड एफ और एच। तो ये आपके अचालक है बाई ए ई बी एफ जी। ये अपन के कौन से अचालक है? ये तापमान के अनुसार अचालक है। किसके अनुसार अचालक है? तापमान के अनुसार अचालक है। अब इनका आपको तापमान ज्ञात करने का सीधा सा फंडा है। आपको केवल एक तो इसका करना पड़ेगा और एक आपको सी का करना पड़ेगा। ये सी जो है ना दोस्तों, ये अपन की 3 श्रेणी में है। कितनी श्रेणी में है? 3 श्रेणी में है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो केवल इसमें से पूछा जाता है। तो तापमान के अनुसार आपके जो अचालक है वो 7 प्रकार के होते हैं। ए बाई ए ई बी एफ एच और सी। इसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, ये मैं बता दूंगा, इसको दिमाग से निकाल देना। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी में से वो पूछता है। तो इसको याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है, यार एक ई बाबा फाड़ू है। यार मतलब बाई, एक मतलब ए, ई मतलब ई, बाबा मतलब बी, फाड़ू मतलब एफ और है मतलब एच। अब देखो आपको केवल इसका टेम्परेचर ज्ञात करना है कि इसका टेम्परेचर बाई होता है। केवल क्या ज्ञात करना है कि जो बाई है, बाई का टेम्परेचर 90 होता है। अब इसमें आप लगातार 2 बार जोड़ो 15। कितना? 2 बार जोड़ो 15। तो इसमें 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 105, ठीक है। इसमें 15, तो इसका मतलब ए का कितना हो गया? ए का हो गया 105। अब इसमें 15 जोड़ो, इसमें 15 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 15 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 120। इसका मतलब ई का कितना होता है? 120। अब आप लगातार 10, 20, 30 जोड़ो, ठीक है। तो इसमें जोड़ोगे 10 तो इसका कितना हो जाएगा? 130। 130। अब इसमें जोड़ोगे 20, 20, इसका कितना हो जाएगा? 150। अब इसमें जोड़ोगे 30, इसका कितना हो जाएगा? 180। अब इसमें आपके जो आएगा सी में 180 से ऊपर, कितना? 180 से ऊपर और कितने तक? 250 तक। कितने तक? 250 तक। तो इससे संबंधित वो केवल ये क्वेश्चन करेगा कि सी ग्रेड का टेम्परेचर होता है। तो सी ग्रेड का टेम्परेचर अपन के 180 से 150 के बीच होता है। तो इसकी जो 3 कैटेगरी है वो है 180, 200, 220 और 250। ये अपन की 3 कैटेगरी है। ध्यान रखना इस बात का दोस्तों, ठीक है। तो सी में से केवल यही पूछता है कि सी कैटेगरी या सी वर्ग का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो सी वर्ग का टेम्परेचर अपन के 180 से 250 तक होता है। और यहां पर नोट कर लेना दोस्तों, फर्स्ट में 2 बार आपको 15 जोड़ने हैं, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30। तो यहां पर बाई का है 90, ए का कितना होगा? 105, ई का कितना होगा? 120, बी का कितना होगा? 130, एफ का कितना होगा? 150 और एच का होगा 180। ये अपन को कैसे प्राप्त हुए? 90 में 15 जोड़े, 105 हो गया ए का, 15 जोड़े 120 हो गया ई का, इसमें 10 जोड़े 130 हो गया बी का, 20 जोड़े, इसमें 20 जोड़ दिए ना, इसमें 20 जोड़े तो 150 हो गया एफ का, इसमें जोड़े तो आपके हो गया 180। अब जो आपके इसमें जो अचालक आएंगे उनसे संबंधित वो बहुत ही कम क्वेश्चन करता है। क्यों? क्योंकि आपके जो है ना दोस्तों बी एफ एच, ये तीनों में आपके एक ही प्रकार के पदार्थ आते हैं। कौन कौन से पदार्थ आते हैं? माइका, कांच, ये जो आपके बी एफ एच, ये तीनों जो वर्ग के आपके अचालक है, इन तीनों वर्ग के अचालकों में ये 3 आपके कॉमन है। ये तीनों तो इन तीनों में आते ही है। अब बचे आपके ये तीनों, तो इन तीनों में से वो क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर इनमें से
कौन सा अचालक इस वर्ग में आता है, ये क्वेश्चन वो कभी भी नहीं करता। लेकिन मान लीजिए जब किस्मत हो खराब दोस्तों तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए इसमें से वो यदि क्वेश्चन पूछे तो आपको आंख बंद करके कांच आए तो कांच करना है, माइका आए तो माइका करना है, और एस्बेस्टस आए तो एस्बेस्टस करना है। इन तीनों में से कोई सा भी कर देना, लेकिन इन तीनों को आप थोड़ा ध्यान से देखना। यदि वो बाई वर्ग पूछे तो बाई वर्ग में आता है कागज, सूत और कपड़ा। ये अपन का आता है बाई वर्ग में। इसका टेम्परेचर कितना होता है 90 डिग्री। अब ए वर्ग में जो आएगा तो ए वर्ग में या तो वो इसी को घुमाकर पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा, जैसे तेल में भीगा कपड़ा, तेल में भीगा कपड़ा, या तेल में भीगा कागज, या तेल में भीगा सूत, ये सारे के सारे अपन के किस में आते हैं ए में। और इसमें जो आएगा इसमें आपके वो आएगा माइका, फाइबर, रबर, ये सारे के सारे जो आएंगे वो आएंगे ए में। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज़्यादातर वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो केवल ये पूछेगा कि 150 टेम्परेचर किस वर्ग का है, तो 150 टेम्परेचर एफ वर्ग का है। वो पूछेगा 90 टेम्परेचर किस वर्ग का है, तो 90 टेम्परेचर आपके वाई वर्ग का है। दूसरा वो क्वेश्चन केवल इन तीनों में से वो ये करेगा, ए वर्ग में कौन सा पदार्थ आता है, बी वर्ग में कौन सा पदार्थ आता है, सी वर्ग में कौन सा पदार्थ आता है। लेकिन ये सारे के सारे पदार्थ क्या है दोस्तों, कॉमन होते हैं, इसलिए इसमें से वो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं करता। वो केवल क्वेश्चन इसमें से करता है कि ए वर्ग का टेम्परेचर क्या है, या आपको वो टेम्परेचर दे देगा कि 180 दे दिया और आपसे पूछ रहे किस वर्ग का है, तो 180 यदि वो दे तो आपको एच वर्ग करना है, सी वर्ग मत करना, क्योंकि सी वर्ग जो है वो 180 से ऊपर का है। तो यहां पर 180 देगा तो आपको एच वर्ग करना पड़ेगा। तो ये आसानी से याद कर लेना दोस्तों। आपको याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है, यार एक ई बाबा फाड़ू है, इसका आप एक एक वर्ड ले लेना। एक एक वर्ड, इसका आया बाई, इसका आया ए, इसका आया ई, इसका आया बी, इसका आया एफ, इसका आया एच। सबसे पहले आप बाई का ज्ञात कर लेना कि इसका टेम्परेचर 90 होता है, 90 होता है। फर्स्ट में आप फर्स्ट दो में जोड़ना 15, तो 90 में 15 जोड़े आपको मिले 105, 105 हो गया। ठीक है, इसमें आप जोड़ोगे तो आपको मिलेंगे 120, 120 हो गया ई का। अब इसमें आप जब 10 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 130, 130 हो गया बी का। ठीक है, इसमें आप जब 20 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 150, 150 हो गया आपका एफ का। इसमें जब आप 30 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 180, और ये हो गया आपका एच का। तो ये थे अपन के सारे के सारे अचालक जो तापमान के अनुसार थे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है यहां पर। अब बात करते हैं अपन अचालकों की। चालक, अब ध्यान रखना दोस्तों, अर्धचालक का मतलब होता है ना तो वो अच्छे चालक होते हैं और ना ही अचालक होते हैं। तो इसका अपन अलग से एक चैप्टर लेंगे। जो डायोड जो है अपन के, डायोड और रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे तो प्रत्येक पदार्थ के बारे में अच्छी तरह अपन चर्चा करेंगे। यहां केवल थोड़ा बेसिक बता देते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक का मतलब है कि ना तो वो चालक की भांति व्यवहार करता है, ना वो अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो ना तो वो क्या है, ना अचालक है, ठीक है, और न ही चालक है। ठीक है, तो भाई ना वो चालक है ना अचालक है, तो क्या है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, मानव सुविधा के अनुसार, किसके अनुसार, मानव सुविधा के अनुसार, तापमान के अनुसार, किसके अनुसार, तापमान के अनुसार उसे चालक ऑब्लिक अचालक के रूप में बनाया जाता है। किसके रूप में बनाया जाता है, तापमान के अनुसार। या तो उसको चालक के रूप में उपयोग कर सकते हैं या उसे अचालक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कब, जब अपन को जरूरत हो कि भाई आज अपन के पास अर्धचालक है और इसको मेरे को अचालक की भांति व्यवहार कराना है या इसको अचालक की भांति उपयोग में लेना है, तो तापमान को परिवर्तित करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपन के अचालक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके जो इसका उपयोग करते हैं अर्धचालक का, इसका उपयोग कहां पर करते हैं, तो इसका उपयोग दोस्तों
कहाँ पर करते हैं, डायोड और रेक्टिफायर में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों 2018 जो DMRC में जो आपके मेंटेनेंस की जो एग्जाम हुई थी उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये पूछा था कि अर्धचालक का अध्ययन किया जाता है, तो अर्धचालक का किस सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक अलग से विज्ञान बनाई गई है और उस विज्ञान को बोलते हैं सॉलिड स्टेट भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी DMRC की 2018 की वैकेंसी में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अर्धचालक का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो अर्धचालक का अध्ययन सॉलिड स्टेट फिजिक्स या सॉलिड स्टेट भौतिक विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। अब इसमें से वो यदि आपके क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अर्धचालकों का ताप प्रतिरोध गुणांक क्या होता है। तो इनका ताप प्रतिरोध गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जो ना ही अच्छे चालक होते हैं ना ही अच्छे अचालक होते हैं, और मानव अपनी सुविधा के अनुसार तापमान परिवर्तित करके उसे चालक और अचालक बना सकता है। अर्धचालकों का अध्ययन अपन सॉलिड स्टेट भौतिक विज्ञान में करते हैं। अर्धचालक अपन के ऋणात्मक होते हैं। और अर्धचालकों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कैडमियम, ये सारे के सारे अपन के जो आते हैं वो सारे के सारे अर्धचालकों में आते हैं। इसका अपन अलग से चैप्टर लेंगे, उसमें एक एक कड़ी बाई कड़ी अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो कोई दिक्कत है दोस्तों चालक, अचालक और अर्धचालक से संबंधित? अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन आपके वो 2018 में ही पूछा गया था, और वो क्वेश्चन आपके ये पूछा गया था, और वो अब भी आ सकता है दोस्तों। और वो क्वेश्चन आपके पूछा गया था, चाहे वो चालक का पूछे चाहे वो अचालक का पूछे, ध्यान से देखना, और चाहे वो अर्धचालक का पूछे, ठीक है, किसी का भी वो पूछे। क्वेश्चन आपके आया हुआ था दोस्तों कि चालकों का यदि पूछे कि विद्युतशीलता, क्या विद्युतशीलता, देखो इसका अपन है ना चर्चा दोस्तों कल की जो क्लास होगी उसमें विद्युतशीलता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सारे की सारी चर्चा अपन अगले चैप्टर में बढ़िया तरीके से करेंगे। ऐसी चर्चा करेंगे दोस्तों कि आपको मजा आने लग जाएगा। तो देखो यहां पर यदि वो पूछे कि चालक का प्रतिरोधशीलता क्या होती है, तो चालकों की जो विद्युतशीलता होती है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि चालकों की विद्युतशीलता क्या होती है, तो चालकों की विद्युतशीलता होती है इकाई से कम। क्या होती है दोस्तों, इकाई से कम। यदि वो आपके अचालकों की पूछे तो अचालकों की होती है इकाई से अधिक। क्या होती है, इकाई से अधिक। यदि वो अर्धचालकों की पूछे तो अर्धचालकों की भी होती है इकाई से अधिक। ये क्वेश्चन आपके 2018 DMRC में पूछा गया था दोस्तों, और वो पूछा गया था कि चालकों की विद्युतशीलता होती है, तो चालकों की विद्युतशीलता होती है इकाई से कम। ध्यान रखना, इकाई से कम होती है, और अचालक और अर्धचालकों की होती है इकाई से अधिक, ठीक है। अब आपके अभी जो भर्ती हुई थी किसमें, जयपुर मेट्रो की जो भर्ती हुई थी दोस्तों, जो एग्जाम अभी हुई थी, उस एग्जाम में पूछा गया था निर्वात। क्या पूछा गया था, निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है। क्या पूछा गया था, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। तो यदि आपके निर्वात आ जाए या कोई सी भी आपके गैस आ जाए, तो हमेशा उसकी जो विद्युतशीलता होगी वो होगी आपके पास इकाई। क्या होगी दोस्तों, इकाई। ये अभी आपके जयपुर मेट्रो में पूछा गया
क्वेश्चन था कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपन के चालक, अचालक और अर्धचालक। इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, उसको मैं अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले उनको हल कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों कोई भी जिज्ञासा मत रखना। ठीक।